उस पल जानवी को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने तेज खंजर से उसके सीने पर गहरा वार कर दिया और उसे अपने सीने में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरता चला गया। वो अचानक से इतना कमजोर महसूस करने लगी थी खुद को कि वो सीट से नीचे उतर गई, रेलिंग पकड़े हुए। मेरे ऋषभ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुबह जो ऋषभ मेरे साथ था, जो मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था, वो ये ऋषभ नहीं हो सकता। अचानक से जानवी ने अपने मन में दोहराया, क्योंकि उसका ऋषभ तो हमेशा हरदम उसे अपने पास, अपने साथ रखना चाहता था। ये उसका ऋषभ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ऋषभ उसे चीट नहीं कर सकता। ये ऋषभ तो उसके साथ चीट ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूम भी रहा है। कहीं तमाम मर्द एक जैसे तो नहीं होते, जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। उस वक्त जानवी बेहद ज्यादा उलझन महसूस कर रही थी। वहीं श्रुति जानवी की यह हालत देखकर डर गई और उसने हैरानी से जानवी को संभालते हुए पूछा, जानवी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें अचानक से? कहीं तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? इस वक्त श्रुति जानवी को क्या जवाब देती कि उसे ऊंचाई से नहीं, बल्कि धोखे से डर लगता है। और फिर धीरे धीरे जानवी ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अचानक से उसे अपने ऊपर ही हंसी आने लगी। वो सोचने लगी कि सुबह ऋषभ के उन बातों के कहने का मतलब क्या था। अभी तुम कुछ दिन बाहर ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि बाहर तुम सेफ नहीं हो। मिस्टर ऋषभ, मैं बाहर सेफ नहीं हूँ कि तुम माया के साथ मेरी नजरों के सामने सेफ नहीं हो। मेरे होते हुए तुम माया के साथ इश्क के पेच जो नहीं लड़ा पाओगे, उसके साथ उसकी बाहों में बाहें डाले बाहर घूम जो नहीं पाओगे। उस वक्त भी जानवी खामोश थी और बिना कुछ कहे चुपचाप सोचती जा रही थी। श्रुति ने उसके माथे को छू कर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जानवी? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तभी जानवी ने अपने चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल लाते हुए कहा, हमारी ये राइड कितनी देर में खत्म हो जाएगी श्रुति? श्रुति ने रिस्ट वॉच में घड़ी की तरफ देखा और कहा, बस 3 मिनट के अंदर। जैसे ही राइड खत्म हुआ, जानवी जल्दी से झूले से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। जानवी, तुम वाकई में ठीक हो ना? मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं? श्रुति ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, जिसके जवाब में जानवी ने कहा, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी रॉयल होटल जाना है। श्रुति ने हैरानी से जानवी की तरफ देखा और पूछा, तो तुम अपने हैंडसम कजन ऋषभ के पीछे पीछे जाना चाहती हो? दरअसल में उस वक्त जानवी माया और ऋषभ को एक साथ देखना चाहती थी कि वो लोग उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, और आखिर में वो गिव अप कर देती और ऋषभ को अकेले उसकी जिंदगी में खुश होने के लिए माया के साथ छोड़ देती। जानवी और श्रुति जल्दी ही रॉयल होटल के ठीक सामने मौजूद थे और श्रुति की कार से उतरते हुए जानवी ने कहा, थैंक यू श्रुति, अब तुम जा सकती हो। इस वक्त जानवी का यूं एबनॉर्मल रिएक्शन देखकर श्रुति को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर तुम्हें मेरी कहीं भी जरूरत हो तो फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। जानवी ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से अपना फोन निकालकर ऋषभ का नंबर डायल किया। हेलो ऋषभ, रॉयल होटल में तुम किसी कमरे में मौजूद हो? जानवी के इस अजीब से सवाल को सुनकर ऋषभ कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, 3rd फ्लोर के महाराज लाउंज में। क्यों, क्या बात है? कुछ खास नहीं। और फिर इतना कहकर जानवी ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होकर जल्दी जल्दी महाराज लाउंज की ओर बढ़ने लगी। 3rd फ्लोर के कमरा नंबर 3042 के सामने खड़ी होकर जानवी ने गहरी सांस ली और जल्दी से उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने हैरान कर देने वाला नजारा था। वहां काफी सारे लोग पहले से मौजूद थे और एक राउंड टेबल के आसपास आनंद मल्होत्रा, ऋषि महाजन बैठे थे। वहीं टेबल के एक दूसरी तरफ आनंद मल्होत्रा के साथ ऋषभ बैठा हुआ था और वहीं ऋषि महाजन के ठीक पास माया बैठी हुई थी। वहीं टेबल के आसपास ऋषभ का असिस्टेंट राज और ऋषि महाजन का असिस्टेंट भी खड़ा था। ऋषभ के असिस्टेंट राज के हाथ में किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मौजूद थे, जैसे कि वो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो। उस वक्त माया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी, जिसे देखकर जानवी को बहुत बेचैनी महसूस होने लगी।
जानवी ने खुद के तेज धड़कते हुए दिल को कंट्रोल किया और फिर आनंद मल्होत्रा की ओर देखकर कहा, सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कोई गलतफहमी हो गई। उस वक्त आनंद मल्होत्रा का चेहरा देखने लायक था और फिर बिना किसी जवाब का इंतजार किए जानवी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फौरन कमरे से बाहर निकल गई। आनंद के साथ साथ उस वक्त ऋषि महाजन का चेहरा भी देखने लायक था। अगर कोई छोटा बच्चा उनका वैसा चेहरा देख लेता तो खौफ से उसकी पैंट गीली हो जाती। वहीं जानवी जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पीछे से ऋषभ की आवाज सुनाई दी, जानवी स्टॉप। जानवी एक पल के लिए रुकी और फिर और ज्यादा स्पीड से वो आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वो माया के वहां होने की वजह से गुस्से में थी। लेकिन ऋषभ ने जल्दी से अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए जानवी को जल्दी से पीछे से थाम लेना चाहा, लेकिन तब तक जानवी काफी आगे बढ़ गई थी और अचानक से एक और मुड़ते ही उस सामने से आते किसी शख्स से टकरा गई। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसका सीना काफी चौड़ा था और उसने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और उस शर्ट में से भी उसके वेल बिल्ड बाइसेप्स नजर आ रहे थे। इस टक्कर की वजह से जानवी को उसके नाक पर चोट लग गई। वहीं जानवी ने हैरान होकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स ओके, आपके नाक को चोट तो नहीं लगी। उस आदमी के बात करने का लहजा थोड़ा कैजुअल था, जैसे कि वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हो। जानवी ने उस आवाज को सुनकर चौंकते हुए उस आदमी के चेहरे की ओर देखना चाहा। उसके सामने एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट चेहरा मौजूद था। उस आदमी के छोटे छोटे करीने से कटे हुए बाल थे और उसके चेहरे की बनावट काफी सुंदर। उसकी आंखें काफी अट्रैक्टिव थीं, काली गहरी आंखें जो समंदर से भी ज्यादा गहरी थी। उन्हें काली जोड़ी गहरी आंखों को देखकर जानवी अचानक से कांप उठी। ये आंखें जिन्हें वो पहले से जैसे जानती हो, ये आंखें राहुल की आंखों जैसी थी। उन आंखों को एक बार फिर देखकर जानवी किसी ख्याल में गुम हो गई, राहुल के ख्याल में, अपने राहुल के ख्याल में, वही राहुल जो उसकी जान बचाते बचाते मर गया था। फिर से जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर दोबारा से किसी ने खंजर से वार किया हो। मिस, आप ठीक तो हो? जानवी को खोया हुआ देखकर उस आदमी ने जानवी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में थाम लेना चाहा। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी जानवी को थाम पाता, एक मजबूत हाथ ने उसे जानवी की पहुंच से दूर कर दिया। इस वक्त उसके ठीक सामने ऋषभ मौजूद था, जो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए जानवी को ही एकटक देख रहा था और उसने घबराहट से पूछा, जानवी, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही ऋषभ ने सामने मुड़कर उस आदमी की तरफ देखना चाहा, वो आदमी पल भर में वहां से गायब हो गया था। ये देखकर ऋषभ भी हैरान था, क्योंकि उसके सामने अभी अभी जो शख्स मौजूद था वो माया के भाई करण की दी हुई उस धुंधली तस्वीर से काफी मिलता जुलता था। और तो और जानवी के गांव में जो शख्सियत उसे जंगल के बीच में दिखाई दी थी, उससे भी ये शख्स काफी मिलता जुलता था। बस फर्क यहाँ इतना था कि तस्वीर में और वहां जंगल वाले इंसान ने किसी और तरह के कपड़े पहने थे और उसका हेयर स्टाइल भी कुछ अलग था। लेकिन कपड़े बदले जा सकते थे, हेयर स्टाइल कट किया जा सकता था। उस वक्त ऋषभ की आंखों में हैरानी झलक रही थी और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस नजर आ रहा था। उसने जानवी की ओर देखकर धीरे से पूछा, क्या अभी अभी जो ये शख्स तुमसे मिला तुम उसे जानती हो? जानवी ने बड़ी ईमानदारी से कहा, वैसे तो मैं इसे नहीं जानती, लेकिन इसकी आंखें देखी हुई सी लग रही हैं मुझे। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद ऋषभ जानवी के साथ लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसने जानवी की ओर देखकर धीमी आवाज में पूछा, तुम घर से बाहर क्यों आई? जानवी ने जवाब दिया, मैं बस अपना पेंटिंग का काम खत्म करके श्रुति के साथ बाहर घूमने निकली थी। तुमने पेंटिंग की? लेकिन तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक कहाँ हुआ है? ऋषभ ने हैरानी से पूछा। मैं यूजुअली अपने दाहिने हाथ से पेंटिंग करती हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जानवी ने चुपके से जवाब दिया। लेकिन इस वक्त भी जानवी ऋषभ की आंखों में नहीं देख रही थी। इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ऋषभ ने भी महसूस किया और उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, माया अपनी डैड की कंपनी उनके असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर रही है, क्योंकि महाजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज आपस में काफी अच्छा कोऑपरेशन कर रही हैं काफी सालों से,
और उसी कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी आज, और तुम मुझे लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहो। ऋषभ की इस बात पर भी जानवी बिल्कुल खामोश रही, क्योंकि वो माया के बारे में जानती थी। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे ऋषभ के बाहों में बाहें डाले उसके साथ गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर दाखिल हुई थी। वो अपनी अदाओं से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा बेशर्म भी थी, और वो ऋषभ को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो ऋषभ की बचपन की दोस्त थी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, और तो और आनंद मल्होत्रा खुद भी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। ऋषभ, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे यही लगता है कि मल्होत्रा परिवार की बहू एक ना एक दिन माया ही बनेगी और मुझे साइड लाइन कर दिया जाएगा। जानवी ये सब सोचते हुए ऋषभ के साथ चल रही थी और अपने भारी मन से होटल लॉबी तक आ गई थी। वहीं ऋषभ ने अपने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, कमल, मैडम को घर छोड़ दो प्लीज। कमल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जानवी से कहा, मैडम प्लीज कार में बैठ जाइए। जानवी जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसी कार के अंदर से एक मीठी सी खुशबू आई, जैसे कि उसके पहले इस गाड़ी में कोई और बैठा हुआ था। और फिर खुद को संभालते हुए वो गाड़ी में बैठी और जल्दी ही उनकी गाड़ी हवा से तेज रफ्तार से बात करने लगी। लेकिन एक तरफ जहां जानवी के दिल में बेचैनी थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ जल्दी से होटल की लॉबी में आया और उसने अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकालकर अपने असिस्टेंट राज को कॉल मिलाते हुए कहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले 3rd फ्लोर की मॉनिटरिंग जाकर चेक करो और पता लगाओ कि एक शख्स जो कॉरिडोर में जानवी से अभी अभी टकराया था वो कौन था और क्या करता है और कहाँ रहता है। उसके बारे में मुझे हर जानकारी चाहिए, क्विक। तकरीबन आधे घंटे के बाद ऋषभ का असिस्टेंट राज एक इन्फॉर्मेशन लेकर महाराज लाउंज की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पेपर मौजूद था। ऋषभ ने जल्दी से वो पेपर हाथ में लिया और उस पर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। उसकी निगाहें नेम्स के कॉलम की तरफ ही थी, और फिर जैसे ही एक नाम पर उसकी निगाह रुकी, उसकी नजरें ठंडी नजर आने लगी थी, क्योंकि उस पेपर पर काले अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था राहुल। राहुल, जिसका नाम जानवी अपने सपने में रात दिन लिया करती थी, और वहीं जानवी का ये सोचना था कि राहुल मर चुका है। तो क्या वाकई में जो शख्स अभी अभी कॉरिडोर में जानवी से टकराया था वो जानवी वाला ही राहुल था? क्या जानवी को राहुल के बारे में पता था कि वो मरा नहीं था और वही उसका इतने दिनों से पीछा कर रहा है? क्या राहुल के वापस से जानवी की जिंदगी में आने की वजह से ऋषभ और जानवी का रिश्ता फिर से बिगड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। दरअसल में राहुल वर्मा ऑक्शन हाउस का यंग सीईओ था और उसके पिता नवीन वर्मा वर्मा ऑक्शन हाउस के मेन फाउंडर और सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। वर्मा ऑक्शन हाउस दरअसल में हैंडीक्राफ्ट की चीजें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग किया करता था और उनका एनुअल टर्नओवर करोड़ों में था। पूरे दिल्ली शहर में वर्मा ऑक्शन हाउस एंटीक सामान इंपोर्ट करने में लार्जेस्ट नंबर पर आता था। हालांकि बात कुछ ऐसी थी कि नवीन वर्मा अपने काम को लेकर उतना ज्यादा एक्टिव या फिर उतना ज्यादा अपना प्रमोट नहीं करते थे, इसीलिए भी शायद ऋषभ ने नवीन के बारे में ज्यादा कुछ खास सुना नहीं था। लेकिन बात ऐसी भी थी कि इतने बड़े टर्नओवर वाली फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं हो सकती थी। और फिर अचानक से इन सब चीजों के बारे में सोचकर ऋषभ ने 3 साल पहले की बात पर गौर किया। जानवी ने उस वक्त तब राहुल को चॉइस ना करके उसे चुना था। उस वक्त एक बुरे हादसे की वजह से ऋषभ का स्पाइनल कॉर्ड काफी हद तक इंजर्ड हो गया था और वो पैरालाइज्ड हो गया था। ऋषभ ने हमेशा से यही सोचा था कि पैसों की कमी की वजह से जानवी की शादी उसके साथ हुई थी, क्योंकि राहुल एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा। अभी उसके हाथ में जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मौजूद था उसके हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि राहुल एक पुअर फैमिली से था। उस वक्त ऋषभ के चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशन को देखकर आनंद मल्होत्रा ने उससे पूछा, तुम क्या देख रहे हो उस डॉक्यूमेंट में इतनी देर से? ऋषभ ने बहुत कैजुअल जवाब दिया, कुछ खास नहीं, ये बस एक डॉक्यूमेंट है जिसे मैं पढ़ रहा था। और फिर इतना कहकर उसने जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। लेकिन आनंद मल्होत्रा की नजर काफी तेज थी। ऋषभ के कागज को फोल्ड करते हुए भी आनंद मल्होत्रा ने
उस कागज पर लिखा नवीन वर्मा शब्द पढ़ लिया था। कुछ देर सोचने के बाद आनंद ने पूछा, नवीन वर्मा? मैं इस आदमी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। काफी वक्त पहले की बात है जब ये मेरा फ्रेंड हुआ करता था। मैं तो इसके ग्रैंडफादर को भी जानता हूँ। और फिर कुछ साल पहले अपने बिजनेस के सिलसिले में ये लोग विदेश शिफ्ट हो गए थे और फिर मेरा इसके साथ पूरा कनेक्शन कट गया। अपने डैड की बात सुनकर अचानक से ऋषभ के कान खड़े हो गए। अचानक से सवालों के भंवर में डूब गया और फिर वो जानवी के बारे में सोचने लगा। तभी आनंद ने पूछा, लेकिन तुम नवीन के बारे में क्यों पता कर रहे हो? लेकिन ऋषभ ने अपने पापा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं डिनर करने के बाद आनंद ने ऋषभ को रोकते हुए कहा, ऋषभ, माया को तुम घर ड्रॉप कर दो, ओके? इस बात पर चौंकते हुए ऋषभ ने जल्दी से जवाब दिया, जब मैं यहाँ आ रहा था तब आपने कहा था कि माया को अपने साथ यहाँ लेकर आओ, और अब घर जाने की बात हो रही है तो आप कहते हो कि माया को घर छोड़ कर आओ। ऋषि अंकल भी तो यहीं पर हैं और वो उसकी परिवार का हिस्सा है, तो अच्छा यही होगा कि अंकल ही उसे घर छोड़ दें। तो ये सुनकर आनंद का चेहरा बुरी तरह उतर गया। उसके चेहरे पर बौखलाहट नजर आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ऋषि और उसके बाकी सबऑर्डिनेट्स के सामने यहाँ होटल में कोई सीन क्रिएट हो, क्योंकि ऋषभ ने ब्लंटली उन्हें मना कर दिया था। वहीं माया का चेहरा तब देखने लायक था और उसे जानवी को लेकर अपने दिल में और ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। वो तब सोच रही थी, उस लड़की की दादी अगर मरी ना होती तो इन दोनों का डिवोर्स अब तक हो चुका होता। होटल से बाहर निकलने के बाद ऋषभ ने अपने असिस्टेंट राज से कहा, जानवी के रीसेंट फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो कि कोई अनफेमिलियर नंबर से कॉल तो नहीं आया उसे। ऋषभ का असिस्टेंट राज अपने काम में काफी एफिशिएंट था। जब ऋषभ अपने घर पहुंचने ही वाला था तब तक उसे राज का कॉल भी आ गया। सर, पिछले 3 साल में मैडम को बहुत कम फोन कॉल्स आए। फैमिली मेंबर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें मोहित सबरवाल, श्रुति सबरवाल, मिसेस सौम्या, एक आध प्रॉपर्टी कंपनी और कुछ कोरियर कंपनी वाले, इसके अलावा कोई कॉल उन्हें नहीं आया। ऋषभ के चेहरे पर कुछ देर पहले जो खिंचावट नजर आ रही थी वो धीरे धीरे सॉफ्ट पड़ने लगी, क्योंकि जानवी को किसी भी प्राइवेट नंबर से कोई कॉल नहीं आया था। ऋषभ घर पहुंचा तब जानवी सोफे पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। जैसे ही उसे तेज अल्कोहल की स्मेल आई, वो अचानक से समझ गई कि जरूर ऋषभ नशे की हालत में। जानवी जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसने ऋषभ को संभालने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए, लेकिन अपनी ओर बढ़ता देखकर ऋषभ ने जानवी से कहा, घबराओ मत, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं की है और मेरे पैर भी अब सही सलामत है। और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो। कोई आगे भी वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो खामोश रह गया, क्योंकि आज से पहले तक जानवी उसकी केयर टेकर ही जो थी। उस वक्त जानवी के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, क्योंकि वो कुछ घंटे पहले की बातें सोच रही थी जब माया और ऋषभ एक साथ एक ही कार में थे। धीरे धीरे जानवी ऋषभ के एक एक कपड़े उतारने लगी और उसके जैकेट उतारते हुए उसने ये नोटिस करने की कोशिश की कि कहीं ऋषभ के कपड़ों पर माया, लिपस्टिक के कोई निशान तो नहीं, या फिर उसकी कोई परफ्यूम की महक। इससे ये पता चल सकता था कि माया ने ऋषभ को हक किया था या नहीं। जानवी की इस हरकत पर गौर करते हुए ऋषभ ने कहा, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? तुम एक नॉर्मल इंसान ही हो ना, कोई स्नाइपर डॉग तो नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से जानवी कुछ शर्मिंदा हुई और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। जानवी की खामोशी को देखकर ऋषभ ने कुछ सोचा और उसने आगे कहा, जब मैं होटल जा रहा था तो रास्ते में डैड ने मुझे कॉल करके माया को पिकअप करने के लिए कहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने माया से कह दिया था कि मेरी एक फैमिली है, इसलिए मुझसे एक डिस्टेंस बना कर रखो। डिनर के दौरान भी माया मेरे साथ बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एक्सक्यूज देकर उसे अवॉइड किया। और तो और डिनर करने के बाद मेरे डैडी ने मुझे माया को घर पहुंचने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और मैं ये बात सारी ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो फिर तुम मेरे असिस्टेंट राज से भी पूछ सकते हो। ऋषभ के मुंह से ये तमाम बातें सुनकर जानवी का गुस्सा जैसे छू मंतर हो गया और वो ऋषभ की ईमानदारी से काफी इम्प्रेस्ड भी हुई। रात में उसे इस बात को लेकर हैरानी भी हो रही थी कि ऋषभ ने अपने डैड की बात नहीं मानी थी। वही डैड जिनकी हर बात सुनने को ऋषभ मजबूर था, वही डैड जो ऋषभ का फ्यूचर डिसाइड करते थे। जानवी ने अगले ही पल आगे बढ़कर ऋषभ को गले से लगा लिया। उस पल उसका दिल ना मालूम क्यों ऋषभ की तारीफें करना चाहता था, लेकिन वो क्या कहे उसे वो समझ नहीं आया।
जानवी की परवरिश ही ऐसी हुई थी कि वो दिल से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन सही वक्त पर उसके जज्बात शब्दों में बयां ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि अपने बचपन से उसने काफी कुछ झेला हुआ था। दरअसल में बात कुछ ऐसी थी कि उसके माँ बाप का बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था। उसके बाद जानवी की माँ सुमित्रा काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे जानवी बड़ी होती जा रही थी उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। वो आंखों से सब कुछ देखती, कानों से सब कुछ सुनती, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती। लेकिन जैसे ही उसका सामना माया से हुआ, उसने महसूस किया कि उसके अंदर की बेचैनी बाहर निकलने को है। तब जाकर उसने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया था। काफी देर तक जानवी और ऋषभ के बीच खामोशी छाई रही। तब धीरे से ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखकर कहा, प्यार में जरूरी नहीं कि सब कुछ कहा ही जाए। प्यार एक एहसास है, वो अपने आप दिल से जुड़ जाता है। कहने को ऋषभ ने ये बातें बहुत आसान तरीके से कह दी थी जानवी को। जानवी ने ये सब कुछ सुना और वो चुप रही और धीरे से शर्माई। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर बिस्तर पर सोने चले गए। ऋषभ आज अच्छे मूड में था और वो जानवी को प्यार करना चाहता था। ऋषभ ने उस वक्त जानवी को अपनी बाहों में थामा हुआ था और उसकी गर्दन पर और उसकी बॉडी में जहां तहां किस कर रहा था। जानवी भी ऋषभ को प्यार करने से रोक नहीं रही थी। जानवी को भी तब बहुत खूबसूरत एहसास हो रहा था। जानवी के बदन पर ऋषभ की मचलती हुई उंगलियां उसे खास महसूस करा रही थी। बिस्तर पर गले से लगाए हुए ऋषभ ने जानवी को कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और ड्रिंक करना भी छोड़ दिया है लगभग। तो क्या अब हम बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं? ये ऐसा दूसरी बार था जब ऋषभ ने सामने से बच्चे की प्लानिंग के बारे में जानवी से कहा था, लेकिन जानवी अपनी अजीब सी सिचुएशन की वजह से बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका रिश्ता ऋषभ के साथ आगे चलेगा या नहीं इस बारे में उसे कोई श्योरिटी नहीं थी। तभी जानवी के दिमाग में उसकी माँ की कही बात गूंजने लगी, बेटा कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसे जाकर तुझे बाद में कोई रिग्रेट महसूस हो, और तुझे ऋषभ से बढ़िया लड़का कभी नहीं मिल सकता। ये सब सोचते हुए जानवी ने आखिर में हाँ कह दिया, और ये सुनते ही ऋषभ की काली गहरी आंखों में चमक नजर आने लगी थी, और उसने और ज्यादा कसकर जानवी को गले से लगा लिया और हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में अभी बच्चा चाहती हो? मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। जानवी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेट्स ट्राई। ऋषभ ने एक्साइटमेंट में जानवी के होठों को चूम लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। मुझे तो एक बेटा चाहिए, और अगर सबसे पहला बच्चा ही बेटा होता है तो फिर हम दूसरा बच्चा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करना काफी पेनफुल काम होता है। जानवी ने कोऑपरेट करते हुए कहा, ओके जैसा तुम कहो। ऋषभ ने जानवी की पीठ प्यार से सहलाते हुए कहा, वैसे आने वाले समय में तुम्हें काफी हार्ड वर्क करना होगा माय डियर। जानवी ने ये सुनकर ऋषभ को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अचानक से आनंद मल्होत्रा के उतरे हुए चेहरे का ख्याल आया। अगर उन्होंने हमारे बच्चे की प्लानिंग के बारे में सुना तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। और फिर ये सब सोचते सोचते जानवी को गहरी नींद आ गई और दोबारा से वो एक गहरा सपना देखने लगी। 13 साल पहले देखा गया सपना, जब उसने अस्पताल में राहुल को आखिरी बार देखा था। उसके पूरे बदन पर जहां तहां गहरे जले हुए जख्म के निशान थे और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी काली गहरी आंखें उस वक्त जानवी को ही एकटक देख रही थी, जिसमें काफी दर्द उतर आया था और दर्द से आंखों से पानी। जानवी से राहुल का ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो राहुल को उस हालत में देखकर खुद भी रोने लगी थी। राहुल तुम ठीक हो जाओगे। अभी जानवी राहुल के पास पहुंची ही थी कि अचानक से उसका राहुल गायब हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और जैसे ही उसने आंखें खोली उसका राहुल कहीं भी नहीं था। राहुल, राहुल कहाँ चले गए तुम? जानवी राहुल का नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे जहां तहां ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ कुछ अंधेरा छटने लगा और उसे अपने सामने ऋषभ का चेहरा नजर आया। ऋषभ, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा जानवी। इतना कहते हुए ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे पैशनेटली किस करते हुए बोला, जानवी मेरे साथ मेरे घर आओ। हम बच्ची की प्लानिंग करेंगे और मैं तुम्हें हमेशा प्यार से रखूंगा।
खुश रखूंगा। जानवी, जो अब तक गहरी नींद में सोई हुई थी, उसने कसकर ऋषभ को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। ऋषभ। ऋषभ, जो अभी तक सोया नहीं था, जैसे ही उसने जानवी की आवाज सुनी वो चौंक गया और जो बेचैनी उसे काफी देर से जानवी और राहुल को लेकर महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे छटने लगी। उसके दिल में एक अलग तरह का गर्माहट भरा एहसास महसूस होने लगा था, क्योंकि 3 साल में यह ऐसा पहली बार हो रहा था जब उसने जानवी को सपने में उसका नाम लेते हुए सुना था। जानवी, काश इतने प्यार से तुम मेरा नाम जागती आंखों से भी लेती। तुम मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं होता इस पूरी दुनिया में। आज मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने पहली बार अपने सपने में राहुल का नाम नहीं लिया। और फिर इतना सोचते हुए ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके होठों पर किस किया। जानवी, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। और हम दोनों के बीच अगर कोई भी आएगा तो उससे पहले मेरा सामना करना होगा, क्योंकि जानवी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। क्या ऋषभ जानवी को कभी हासिल कर पाएगा कि राहुल वाकई में जिंदा था और वापस से जानवी की जिंदगी में आने को बेकरार था? और क्या हुआ था 13 साल पहले राहुल के साथ, जो वो जानवी की जिंदगी से अचानक से चला गया था? ये जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। एक्चुअली मैं शावर ले रही थी श्रुति। इतनी सुबह सुबह कॉल, कोई जरूरी बात है क्या? जानवी ने श्रुति से कहा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है जानवी, गेस करो क्या हो सकती है? श्रुति ने एक्साइटेड होकर जानवी से कहा। श्रुति कुछ सेकंड्स के लिए रुकी और इससे पहले कि जानवी कुछ कह पाती तभी श्रुति ने एक्साइटमेंट के साथ उससे कहा, चलो अच्छा मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारे द्वारा रिन्यू की गई उस पेंटिंग को सेलेक्ट कर लिया गया है जानवी। देश विदेश के बड़े बड़े पेंटिंग एक्सपर्ट्स ने एक मत होकर तुम्हें उस पेंटिंग को रीस्टोर करने के लिए चुना है ना बहुत बड़ी गुड न्यूज? जानवी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ श्रुति से कहा, अच्छा ये कब हुआ? जानवी का इतना ठंडा रिस्पॉन्स सुनकर श्रुति शॉक्ड रह गई और उसने जानवी से कहा, तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई क्या जानवी? ये कैसा रिस्पॉन्स था तुम्हारा? जानवी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, क्या हुआ, मुझे और कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए? श्रुति ने थोड़ा आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए जानवी से कहा, क्या तुम्हें पता है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले मास्टर्स लोकल म्यूजियम के एक्सपर्ट्स हैं और ये सभी 40 से 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जबकि तुम अभी सिर्फ 23 साल की ही हो और तुमने इन बड़े बड़े मास्टर्स को हराया जानवी। इट्स अ बिग डील। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए जानवी। और तुम? मैं बहुत 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 खुश हूँ श्रुति। अब ठीक है, जानवी ने हंसते हुए श्रुति से कहा। श्रुति ने जानवी के रिस्पॉन्स से थोड़ा नॉर्मली बिहेव किया और उसने कहा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना, तो क्या तुम अच्छे से काम कर पाओगी जानवी? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लग रही है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं हमारे म्यूजियम के क्यूरेटर को बताऊंगी। साथ ही मैं खुद भी तुम्हारी मदद करूंगी जब तक कि पेंटिंग पूरी तरह से कलर्ड और रिपेयर्ड नहीं हो जाती। जानवी से ये कहते हुए श्रुति ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जानवी ने पेंटिंग रिपेयरिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया। वो अपने काम को लेकर हमेशा से बहुत सीरियस रहती थी। एक बार जब वो पेंटिंग करने के लिए बैठती थी तो वो पूरी तरह से उसमें डूब जाती थी, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती थी, यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने तक की खबर नहीं रहती थी। वहीं श्रुति उससे कुछ ज्यादा कह नहीं पाई थी, पर वो मन ही मन थोड़ा परेशान थी, क्योंकि वो पेंटिंग एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक धरोहर थी जिन्हें रिपेयर करने का काम इतना आसान नहीं था और हर किसी को ये काम आसानी से दिया भी नहीं जाता, क्योंकि इसमें गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते थे। 10 दिन बाद जानवी ने अपना पेंटिंग रिपेयरिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ब्रश वर्क, पेंटिंग टेक्निक, वर्व और फ्री हैंड ब्रश वर्क सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल ओरिजिनल पेंटर की पेंटिंग की तरह ही। कुछ पेंटिंग एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने एक ऑप्टिकल लेंस के जरिए बहुत देर तक पेंटिंग को देखा, तराशा, लेकिन वो उसमें एक भी गलती, एक भी कमी नहीं निकाल सके
और पेंटिंग को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। वाकई मिस जानवी ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पेंटिंग को तराशा है। जिस काम को करने में बड़े बड़े मास्टर्स को महीनों लग जाते हैं, वो काम मिस जानवी ने सिर्फ 10 दिनों में कर दिखाया। अनबिलीवेबल। इंडस्ट्री में कई लोगों का इस स्तर तक पहुंचने में पूरा जीवन बीत गया और ये लड़की इतनी कम उम्र में। फैबुलस, इनक्रेडिबल वर्क। शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। चीयरफुल पर्सनालिटी वाले कोल्ड पेंटिंग एक्सपर्ट ने जानवी को चेयर करते हुए उसकी तारीफ करते हुए ये कहा। तभी वहां खड़े म्यूजियम के ओनर ने उसका साथ देते हुए जानवी को देखकर कहा, जानवी के दादाजी गिरीश सिन्हा साहब, कौन नहीं जानता होगा उनको। पुरानी से पुरानी पेंटिंग्स को लाजवाब बनाने में उनका कोई जवाब ही नहीं था। आखिर जानवी ने ये आर्ट अपने दादाजी से ही तो सीखा है। सच में आपके काम में हमें गिरीश साहब की झलक दिखाई देती है। उनके साथ कुछ और एक्सपर्ट्स ने भी जानवी को अप्रिशिएट किया और सबने मिलकर जानवी को सर्टिफिकेट दिया। म्यूजियम ने उसे नेशनल म्यूजियम में एक विजिटिंग रिसर्चर के तौर पर भी हायर किया और इसके बाद रिस्टोर की गई पेंटिंग को लगाने के लिए पेंटिंग स्टूडियो को सौंप दिया। जानवी सभी एक्सपर्ट्स के साथ डिनर करने के लिए सेलिब्रेशन हॉल में चली गई। डिनर के दौरान कई एक्सपर्ट्स जानवी को सिंगल समझ रहे थे और अपने बेटों और पोतों को उससे मिलवा रहे थे। जानवी के कुछ बोलने से पहले सब अपने अपने बेटों और पोतों की तारीफ करने में लगे थे, जिससे वो आपस में ही लड़ने लगे। जानवी ये देखकर थोड़ा घबरा गई। तभी जल्दी से श्रुति वहां आई और सभी को शांत करवाते हुए बोली, एक मिनट प्लीज, आप सब आपस में लड़िए मत। आई नो जानवी बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, पर वो पहले से ही एक रिलेशनशिप में है। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने उसे इतना प्यार और रिस्पेक्ट दिया। जानवी अपने म्यूजियम के इन पुराने एक्सपर्ट्स के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कई बार वो सब एक साथ लंच करते थे, लेकिन वो कभी उनके साथ शामिल नहीं होती थी। इसलिए किसी को भी जानवी और ऋषभ की शादी के बारे में पता नहीं था। डिनर के बाद एक न्यूज रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए जानवी के पास आया। मल्होत्रा परिवार से रिश्ता जुड़ा होने के कारण जानवी स्क्रीन पर आने के लिए ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए उसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया और उसने रिपोर्टर से कहा, वहाँ हमारे म्यूजियम के बड़े बड़े पुराने एक्सपर्ट्स खड़े, आप जाकर उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते। जैसे ही वो फ्री हुई तो श्रुति उसे एंटीक मार्केट ले गई और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से कुछ एंटीक चीजें खरीद लेना चाहिए। वैसे भी आज के जमाने में ओरिजिनल एंटीक चीजें मिलना इतना मुश्किल हो गया है, पता है। जानवी से ये कहते हुए दोनों कई दुकानों पर गई, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। लास्ट में उन्हें एक बहुत पुरानी एंटीक सामानों की शॉप दिखी। वो दोनों वहां गई। जानवी ने चारों ओर नजर मारते हुए देखा और तभी उसकी नजर एक ट्रांसपेरेंट वैक्यूम बॉक्स पर पड़ी, जो काफी टूटा फूटा था। उसके अंदर बहुत पुराने कागज के टुकड़ों का ढेर था। ये इतना टूटा हुआ था कि इसका प्रोटोटाइप तक समझ में नहीं आ रहा था। उसे गौर से देखते हुए श्रुति ने एक्साइटेड होकर शॉपकीपर से पूछा, इसकी क्या कीमत है। शॉपकीपर ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, 2 लाख। श्रुति ने शॉपकीपर की तरफ घूर कर कहा, पुराने कागज के इस टुकड़े की कीमत 2 लाख रुपए। आप सामान बेच रहे हैं या फिर कोहिनूर हीरा। शॉपकीपर नाराज नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए श्रुति से कहा, ये एक महान पेंटर आदित्य राज द्वारा बनाई गई एक शाही कमल की पेंटिंग है, जो युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट से इसके बारे में पता लगा सकती हैं मैडम। श्रुति ने अपने होठ सिकोड़कर शॉपकीपर से कहा, लेकिन ये पेंटिंग तो काफी टूटी हुई है, इसीलिए इसकी कीमत 2 लाख तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैडम, जब मुझे ये मिला तो मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च किए और इसे देश के सबसे अच्छे और प्राचीन पेंटिंग रिस्टोरेशन एक्सपर्ट के पास ले गया, पर अनफॉर्चुनेटली किसी बीमारी से उनकी डेथ हो गई। फिर मेरे बॉस ने कहा कि इसे स्टोर पर बेचने के लिए रख दो। तब से फिर ये यहीं रखी हुई है। शॉपकीपर ने श्रुति से कहा। ये कहते हुए शॉपकीपर ने उनकी तरफ अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो अब आप इसकी सही कीमत तय कर सकते हैं। श्रुति ने जानवी की तरफ देखा, जो एक टक लगाए उस पेंटिंग को देख रही थी, जिससे वो समझ गई कि वो इसे खरीदना चाहती है। और श्रुति जानवी की नजरों को देखकर ये समझ गई थी कि जानवी ही इसे रिपेयर कर सकती है। इसीलिए उसने तुरंत शॉपकीपर से कहा, 10,000। मैं इसके आपको 10,000 दे सकती हूँ।
ये सुनकर जानवी जोर से हंस पड़ी और उसने श्रुति से धीमी आवाज में उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, श्रुति कुछ तो सोच समझ कर बोल, पिटना है क्या? शॉपकीपर श्रुति की बात सुनकर नाराज हो गया और दबी हुई मुस्कान के साथ उसने श्रुति से कहा, आप तो सच में इसे अभी भी एक बेकार कागज ही समझ रही हैं। आपकी नजर में भले ही ये एक बेकार और मामूली कागज होगा, पर ये राजवंशों के जमाने का कागज है और इसे बहुत ही अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। मुझे फूल मत बनाइए। आपको क्या लगता है कि आप मुझे ये अतीत की गाथा सुनाएंगे और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी? कितनी पुरानी पेंटिंग लग रही है, ऊपर से पूरी तरह से फटी और टूटी फूटी। इसे ठीक करना कितना मुश्किल होगा ये तो आप भी जानते ही होंगे। मैं आपको इसके लास्ट 50,000 रुपए तक दे सकती हूँ, इससे 1 रुपए भी और ज्यादा नहीं। चलो जानवी अब चलते। ये कहते हुए श्रुति ने जानवी का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। शॉपकीपर चिल्लाते हुए उनके पीछे पीछे बाहर गया और उनसे बोला, 1 लाख, क्या आपको 1 लाख में डील मंजूर है? 50,000 रुपए और इससे 1 पैसा भी ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। श्रुति ने अपना सिर घुमाए बिना उसे थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। ये देखकर कि वो दोनों दरवाजे से बाहर की तरफ आगे बढ़ रही थी, शॉपकीपर ने चिल्लाते हुए उनसे कहा, ठीक है, अच्छा, आप इसे ले जाइए। जानवी जल्दी से शॉप के अंदर वापस आई, पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पेंटिंग को लेकर चली गई। जैसे ही वो घर वापस आई, तुरंत स्टडी रूम में चली गई और पेंटिंग को रिपेयर करने के लिए बैठ गई, इस डर से कि सौम्या आंटी और बाकी वर्कर्स अचानक से अंदर ना आ जाएं और हवा के कारण पेंटिंग में लगे कागज के टुकड़े गलती से उड़ा न दे, उसे कोई परेशान ना करे। इसलिए उसने रूम के बाहर डोर पर डोंट डिस्टर्ब का टैग लटका दिया। जब ऋषभ घर वापस आया तो जानवी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी अचानक से उसकी नजर स्टडी रूम के डोर पर लगे डोंट डिस्टर्ब के टैग पर पड़ी, जिससे वो समझ गया कि वो अंदर काम कर रही है। उसने धीरे से दरवाजे को हल्का सा खोला और देखा कि जानवी स्टडी टेबल पर सिर झुकाए मन लगाकर पेंटिंग कर रही थी। खिड़की में लगे हुए पर्दों के बीच से आती हुई सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसके सुंदर और नाजुक से चेहरे पर चमक रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। जानवी को पेंटिंग पर काम करते करते कब आधी रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। उसने पेंटिंग नीचे रखी और स्टडी रूम से बाहर चली गई और उसे लॉक कर दिया। इतनी रात को वो ऋषभ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप सोने के लिए गेस्ट रूम में चली गई। अगली सुबह जब वो उठी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ऋषभ उसके बगल में लेटा हुआ था और बड़े प्यार से उसे घूर रहा था। जानवी उसे देखकर थोड़ा चौंक गई। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और ऋषभ के सुंदर और मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों सो रहे हो? ऋषभ ने धीरे से अपनी बाहें फैलाई और उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरी बीवी को रात को सपने में बड़बड़ाने की आदत है। वैसे तो दिन भर वो इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि उसे अपने इस बेचारे पति की याद ही नहीं आती, पर आजकल रात को वो मुझे अपने सपने में जरूर बुलाती है। तो ऐसे में उस वक्त मुझे अपनी प्यारी सी पत्नी के पास होना जरूरी है ना। ये सुनकर जानवी के दिल में एक मीठी सी चुभन महसूस हुई। उसने अपनी नजरें शर्म से झुकाईं और ऋषभ के सीने से अपना सिर लगाकर उसकी बाहों में लिपट गई। वो धीरे धीरे ऋषभ के आगोश में खोती जा रही थी। उसने उसके गले में किस किया, फिर माथे पर, उसकी आंखों में, नाक के ऊपरी हिस्से को किस किया, जिससे दोनों की सांसें तेज होने लगी। क्या वाकई ऋषभ अब जानवी को अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी का दर्जा दे चुका था? क्या माया इतनी आसानी से ऋषभ को जानवी का हो जाने देगी या रचेगी कोई और नई साजिश? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।